गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम बेटा प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे विस्तार विद्युत की, और उसमें हमने आवेश, आवेश के प्रकार, मात्रक और गुणधर्म इनका अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हमने आवेशन की विधियाँ भी डिस्कस कर ली थी। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आने वाले जो है हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए बात करें तो बहुत कुछ इसका वो योगदान रहेगा आगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा है वो है आज का कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है, या इसे हम कूलाम बल का नियम भी कहते हैं या फिर विद्युत बल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जबकि दो आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो परस्पर एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, ठीक है। और लगने वाले जो बल की प्रकृति है वो उन आवेशों के नेचर यानी प्रकृति पर डिपेंड करती है। कैसे? अगर मान लो सर दोनों सजातीय आवेश है, मतलब दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो उनके मध्य क्या लगेगा? सर प्रतिकर्षण लगेगा। अगर दोनों विजातीय आवेश हैं, एक प्लस का है दूसरा किसका है बेटा? माइनस का है, तो उनके बीच में क्या लगेगा बेटा? आकर्षण लगेगा। क्लियर? बट यहां तक हम बात करें ये तो समझ में आ गया था, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। बट ये कंफर्म नहीं हो पाया सर कितना बल लगेगा, यानी कितने बल से क्या करेंगे? वो आकर्षित करेंगे और कितने बल से क्या करेंगे? वो प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। इसके लिए कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। क्या कहता है कूलाम का नियम? कि कोई भी दो आवेश हमारे पास है, जैसे मान लिया हमने पास Q1 और Q2, बीच की दूरी कितनी है बेटा? R दूरी है। तो ये दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा, ठीक है। Q1 Q2 पर लगाएगा और Q2 Q1 पर लगाएगा। कितने परिमाण से लगाएगा? तो इनके बीच में लगने वाला जो बल का परिमाण है F, वो इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दैट मीन्स Q1 Q2, तथा इन दोनों आवेशों के मध्य जो बिंदु आवेश हम बात कर रहे हैं Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर हुआ भाई? सामने समान गुणा के रूप में लिखा जाता है तो क्या होगा? समानुपाती, और एक बटे में अगर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? अच्छा ठीक है, दोनों को अगर हम एक साथ कमांड लिखें, दोनों को कमांड एक साथ अगर लिखते हैं तो ए प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। क्लियर हुआ? Q1 Q2 अपॉन में r²। समानुपाती चिन्ह हटाओ, क्या लगाओगे बेटा? एक नियतांक लगाएंगे हम, जहां हम क्या लगा रहे हैं? के क्या है? एक नियतांक है। आगे बात करें इस बारे में। के Q1 Q2 अपॉन में r²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण, जो परस्पर कितनी दूरी पर है बेटा? r दूरी पर है। उन बिंदु आवेशों का परिमाण कितना दे रखा है? Q1 और Q2। क्लियर है यहां तक? तो हमसे अगर बोला जाए दो बिंदु आवेश परस्पर अगर बात करें Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन में r²। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात आती है सर K की क्या है? यहां K क्या है बेटा? K है हमारे पास समानुपातिक नियतांक। क्या है बेटा? समानुपातिक नियतांक। इसे वैद्युत नियतांक भी कहते हैं, वैद्युत नियतांक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? हम वैद्युत नियतांक भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसका मान जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किस पर डिपेंड करता है? माध्यम की प्रकृति। कौन से माध्यम? वह माध्यम जिसमें दोनों आवेशों को रखा गया है। क्लियर है? कि क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत नियतांक भी कहते हैं। और इसका मान जो है किस पर डिपेंड करता है बेटा? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब बात करें के की वैल्यू कितनी होती है, तो यहां बात करें के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या है बेटा? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब होता है विद्युतशीलता। क्या होता है बेटा? विद्युतशीलता। देखिए नाम से क्लियर है,
विद्युत के प्रति कितना सेंसिटिव है या कितना संवेदनशील है। वैसे डेफिनेशन में बोला जाए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता यह व्यक्त करती है कि वह माध्यम जो है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में कितना ध्रुवित हो सकता है। ठीक है, ये कितना पोलराइज हो सकता है। ये बात हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर में ज़्यादा क्लियर करेंगे इस बात को कि विद्युतशीलता क्या होती है। तो आप ये ध्यान रखिए, हमारे पास है किसी माध्यम की विद्युतशीलता यह व्यक्त करती है कि वह बाह्य विद्युत क्षेत्र में कितना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है या कितना ज़्यादा ध्रुवित हो सकता है। क्लियर है, पास में आ गई। और विद्युतशीलता का गिन सभी पदार्थों में पाया जाता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन होती है हमारे पास है, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि के का मान तो डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन पर। और भाई 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। अब एप्सिलॉन डिपेंड कर रहा है किसके पर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पर। एप्सिलॉन है क्या, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन तो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। अब बात आ रही है एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट की हम बात करें, यहां एप्सिलॉन नॉट की जो बात करें वो होती है निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब जब कोई माध्यम नहीं हो, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अरे भाई ये हमारे पास है किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता ज्यादा ही होगी। क्यों, अरे भाई निर्वात तो माध्यम ही नहीं है, निर्वात तो माध्यम ही नहीं है। और हमने क्या बोला, विद्युतशीलता क्या होती है, कोई माध्यम जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र की तुलना में कितना ज्यादा सेंसिटिव है या कितना ज्यादा ध्रुवित हो सकता है। ठीक है, अब माध्यम ही नहीं है तो नॉर्मल इकाई मानेंगे। अब जैसे जैसे माध्यम रखते जाएंगे तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की तुलना में कुछ तो ध्रुवित होगा। ठीक है, तो यहां बात करें हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट, तो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, फिक्स मान है इसका, कितना 8.85 गुणा 10 की पावर -12। कितना होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा ठीक है सर, एप्सिलॉन नॉट समझ में आ गया। एप्सिलॉन आर क्या है, ये क्या होता है, ये होता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की कौन सी, आपेक्षिक। अच्छा बात ये सर, आपेक्षिक का मतलब तो हम यहां लेते हैं किससे, तुलना से। किससे लेते हैं, तुलना से। बिल्कुल सही बात है, आपेक्षिक का मतलब क्या है, तुलना से है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्त करता है, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ये व्यक्त करती है कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर बात करें तो यहां कितना होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। इसका मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो है निर्वात की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, वही क्या है, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो पहले तो हम बात करें विद्युतशीलता क्या है, कि किसी माध्यम बाह्य विद्युत क्षेत्र के लिए कितना ज्यादा ध्रुवित हो सकता है। ठीक है, ये उस माध्यम की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। अब बात यह रही, जैसे जैसे माध्यम अगर बात करें निर्वात है तो उसकी विद्युतशीलता न्यूनतम रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें और कोई माध्यम अगर रखेंगे, हवा रखेंगे, उसके बाद हमने कहा दूसरा और माध्यम रखा जाए, हमारे पास है कांच है, पानी है, हमारे पास कोई भी माध्यम मान लो। ठीक है, तो जैसे जैसे माध्यम बढ़ाते जाएंगे विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है यहां तक। तो किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता यह व्यक्त करती है कि उस माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात तुलना में कितना गुना ज्यादा है। और यह है क्या है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अरे भाई ये भी विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता बटे विद्युतशीलता क्या होगी, मात्रकहीन। क्लियर है यहां तक। ये भी विद्युतशीलता और ये भी विद्युतशीलता, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, केवल संख्यात्मक मान है जो ये व्यक्त करता है कितने गुना ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा निर्वात के लिए देखा जाए, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कोई भी माध्यम हमारे पास बात करें, या जो बात करें निर्वात है तो निर्वात की तुलना में कितना गुना होगा, जैसे आपने क्या बोला अभी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या व्यक्त करती है भाई, उस माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में कितना गुना ज्यादा है। तो हमने कहा ये भी निर्वात है, ये भी निर्वात है, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा
1 बचेगा। तो ये हो गया निर्वात के लिए। हवा के लिए बात करें तो सर, हवा के लिए बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1.003, सॉरी 0.5 हमारे पास है। ठीक है, ये मेरे पास होती है किसके लिए? हवाई निर्वात के लिए। ऐसे बात करें हमारे पास हाइड्रोजन के लिए 1.001, पानी के लिए बात करी जाए तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? 80। ठीक है, और समुद्री पानी के लिए बात की जाए वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? 81, 81। ठीक है, मतलब हर एक माध्यम की अलग अलग होती है। तो देखो जैसे जैसे माध्यम चेंज करते जा रहे हैं विद्युशीलता चेंज हो रही है। विद्युशीलता का मतलब आपेक्षिक विद्युशीलता चेंज हो रही है। ठीक है, अब बात करें यहां से चालकों के लिए, चालक बात करें या धातु के लिए देखा जाए तो हमने देखा है चालक या धातु जो होते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के लिए कितना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, या बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, या बहुत ज्यादा ध्रुवित होते हैं। इसीलिए इनकी अपेक्षित विद्युशीलता कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है बेटा? अनंत होती है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, इसका मतलब हम बात करें के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू अगर माध्यम के लिए देखा जाए, के का मान माध्यम के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन लिखेंगे हम। और एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर सकते हैं बेटा हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अरे भाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अगर के की वैल्यू अगर निर्वात के लिए देखी जाए तो किसके लिए? निर्वात के लिए। अच्छा निर्वात के लिए देखा जाए तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर का मान कितना जाएगा बेटा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, क्या एक कांस्टेंट है? हाँ सर, 4 पाई भी कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? कांस्टेंट है। कितना है? 8.85 10⁻12। ये मान अगर यहां पुट करें तो मिलकर नया कांस्टेंट बनेगा। तो क्या लिखेंगे उसको हम? उसका मान होगा सर 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब देखिए आप 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखने के बजाय ज्यादा क्या करेंगे हम? उनकी वजह इन सब की वजह क्या रखेंगे हम? 9 × 10⁻9 पुट करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो जैसे माध्यम चेंज होता जाएगा, हमने कहा उस माध्यम की विद्युशीलता भी क्या हो जाएगी? बदलती जाएगी। ठीक है, और के का मान भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है सर, अगर हवा या हवा हो तो हवा के लिए भी के की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम? 9 × 10⁻9 ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? उसका कारण बता चुका हूं, क्योंकि हवा के लिए 1.0005 होता है, जो लगभग कितना होता है? 1 ही होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, पास में आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? R दे रखी है, तो उनके मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है या विद्युत बल है उसका परिमाण कितना होता है? उन आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर हुआ? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा? K Q1 Q2 R²। क्लियर? अच्छा ठीक है, K का मान क्या होगा सर? K एक विद्युत नियतांक है। निर्वात की अगर बात करें इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है, 9 × 10⁻9। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है सर, अलग माध्यम आ गया तो अलग माध्यम आ गया, सभी माध्यम के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एक 2-3 माध्यम आपके पास दे रखे हैं, इनको याद रखना है। बाकी किसी भी माध्यम के लिए अगर बात करें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां आपको उसकी आपेक्षिक विद्युशीलता दी हुई होगी। क्लियर है? वहां आपको आपेक्षिक विद्युशीलता क्या होगी? क्वेश्चन में यानी प्रश्न में दी हुई होगी। कंफर्म है ये बात? क्लियर? चले आगे हम। चलो, तो ये तो था हमारे पास आवेशों के मध्य लगने वाला बल का परिमाण। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कूलाम बल का सदिश निरूपण। क्या करेंगे बेटा? कूलाम बल का सदिश निरूपण। फिर क्वेश्चन दोनों को हम एक साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। नोट्स बनाने के लिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो।
हाँ बेटा, अगला है हमारे पास कूलाम के नियम का या कूलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम बल का सदिश निरूपण। देखिए, अब कूलाम बल का सदिश निरूपण पढ़ने से पहले बेटा हम एक वेक्टर क्वांटिटीज जो हमारे पास है, सदिश जो है हमारे पास, हमने जो 11th क्लास में डिस्कस किया था, पढ़ा था हमने, उसको एक बार रिवाइज करना है हमें। क्या करना है रिवाइज, वो देखिए। देखिए, हमारे पास को दो वेक्टर दे रखे, सॉरी एक त्रिभुज दे रखा हमारे पास है। इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हमारे पास दे रखी है, ए बी, बी सी और ए सी को हमने कोई तीन सदिशों द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये क्या है, सी वेक्टर है। तो 11th क्लास में पढ़ा हमने बेटा, त्रिभुज नियम पढ़ा था, याद है? सर हम भूल गए हो, तो हम भूल गए, याद है ना? क्या था कि किसी त्रिभुज की हम बात करें, दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा अगर व्यक्त किया जाए, क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए, तो उसी क्रम में त्रिभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा का विपरीत सदिश, अंतिम भुजा का विपरीत सदिश उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। ठीक है, कैसे? जैसे हमने कहा ए बी और बी सी दो क्रमागत भुजाएं, दो क्रमागत भुजाएं, बिल्कुल सर। तो इसके सीक्वेंस में बात करें कौन सी आनी चाहिए, ए बी बी सी के बाद सी आना चाहिए, तो जो इस त्रिभुज को बंद कर रहा है, पर उसका भी कौन सदिश, विपरीत सदिश। सी ए की जगह क्या काम मिलेंगे हम, ए सी काम मिलेंगे। क्या काम मिलेंगे, ए सी काम मिलेंगे, जो इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से बात करें तो त्रिभुज नियम से देखा जाए बेटा, त्रिभुज नियम से क्या कहता है भाई, ए बी वेक्टर में हम क्या ऐड करें, बी सी वेक्टर ऐड करें, तो क्या बनेगा मेरे पास, ए सी वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, ए सी वेक्टर बनेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से बी सी वेक्टर निकालना हो, तो उसका मतलब क्या होगा सर, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, यही होगा। अब ध्यान से देखना बेटा, बी सी वेक्टर का मतलब बी से किधर की ओर, सी की ओर, यही है। तो बी सी वेक्टर तो हमारे पास कौन सा हो गया, बी वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, यही हुआ। डायरेक्शन कौन सी बेटा, बी से सी की ओर, यही है। अब ध्यान देना, बी से सी की ओर है, इसका मतलब सदिश का परिणामी कैसे निकालेंगे हम, ये क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा, क्या, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अरे प्रारंभिक स्थिति कौन सी है भाई, बी है, अंतिम कौन सी है, सी है। तो हमने कहा बिंदु ए के सापेक्ष अंतिम स्थिति कौन सी है, ए सी, ये लो, माइनस बिंदु ए के सापेक्ष प्रारंभिक स्थिति कौन सी है, बी, ए बी, तो कितना हो गया, ए बी, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये हो जाएगा मेरे पास सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं ये वेक्टर मेरे पास बी सी वेक्टर ना होकर के, ध्यान समझना, अगर ये बी सी वेक्टर ना होकर के क्या होता, सी बी वेक्टर होता, तो क्या लिखते बेटा आप इसको, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। अगर मैंने कहा ये बी सी वेक्टर, सॉरी बी सी वेक्टर की जगह सी बी वेक्टर होता तो क्या होता, सी बी वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सी से किधर की ओर होती, बी की ओर होती। अब क्या लिखते हैं विस्थापन को, इस सदिश को क्या लिखते हैं बेटा हम, भाई प्रारंभिक कौन सा है, सी, ये अंतिम कौन सा है, ये करेंगे। तो बिंदु ए के सापेक्ष अंतिम कौन सा हुआ, ए बी, कौन सा हुआ, ए बी, माइनस कौन सा हो जाएगा प्रारंभिक, ए सी। वेरी गुड, कितना आएगा बेटा हमारे पास, ए बी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, मतलब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हम बात करें अगर यहां में देखा जाए सी बी वेक्टर का मतलब है ये प्रारंभिक है और ये क्या है बेटा, अंतिम है। तो जब भी विस्थापन अंतर जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम, अंतिम माइनस प्रारंभिक। क्लियर? अच्छा ठीक है, अगर मैं ऐसे अगर वेक्टर बात करता हूं, R12 वेक्टर का लिखना हो, R12 वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा हम, 12 का मतलब एक से किधर की ओर, दो की ओर, एक से दो की ओर। क्लियर है? किधर से लिखेंगे, एक से दो की ओर। तो प्रारंभिक कौन सा हुआ बेटा, एक, कौन सा हुआ, एक, अंतिम कौन सा है, दो, ये।
तो क्या लिखेंगे इसको हम सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता R21 लिखा होता तो R21 होता तो क्या लिखते बेटा हम, तो हम क्या करते सर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बस में नहीं है यही है। अच्छा ठीक है, दूसरी बात हमने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा क्या कि R12 वेक्टर का परिमाण बराबर है बेटा किसके, R21 वेक्टर के बराबर है, बट किसमें, माइनस में। दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। परिमाण बराबर होगा, हाँ सर परिमाण बराबर होगा, मोड अगर लिखेंगे तो बराबर होगा, ठीक है, मोड अगर लिखेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। बट डायरेक्शन हमारी बात करें, डायरेक्शन का मतलब इकाई सदिश, तो R12 का इकाई सदिश जो है R21 के इकाई सदिश के क्या है, विपरीत है, ठीक है। R12 का जो इकाई सदिश जो है R21 के इकाई सदिश से क्या है, विपरीत है। अब बताओ देखिए इकाई सदिश कैसे निकालते हैं बेटा, इकाई सदिश का फॉर्मूला फटा बताइए, इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, आर कैप इक्वल टू सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। क्लियर यहां तक, तो ये कुछ रिवाइज करना जरूरी था हमारे पास। ये याद रखना बेटा R12 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटे पास, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है, और R12 वेक्टर का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, पर दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। परिमाण में दोनों बराबर होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इकाई सदिश क्या लिखते हैं बेटा, सदिश बटे सदिश का परिमाण। क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन, चलो ठीक है। अब देखिए यहां से, अब इसी हम बात करें, इसका हम यूज करेंगे किसमें, सदिश नियम में। देखिए सदिश निरूपण क्या कहता है, माना कि दो बिंदु आवेश हमारे पास हैं, एक तो ले लिया हमने Q1, एक ले लिया कौन सा, Q2, ठीक है। एक तो कौन सा ले लिया बेटा हमने Q1 और एक ले लिया कौन सा, Q2। अब हमने कहा Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष कितना है, R1 वेक्टर। Q1 वेक्टर का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, R1 वेक्टर। Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष कितना है, R2 वेक्टर। दोबारा फिर बात करते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जिनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। क्लियर, अच्छा ठीक है, ये इनके बीच में क्या हो गया, विस्थापन सदिश हो गया, जिसे हम डेल्टा आर वेक्टर कहते हैं। विस्थापन सदिश कितना हो गया, डेल्टा आर वेक्टर। क्लियर, अब देखिए, अब हम बात करेंगे Q1 जो आवेश है वो Q2 पर बल लगाएगा। भाई जब दो आवेशों को पास पास लाके तो बल लगाते हैं, तो Q1 तो क्या होगा, Q2 पर बल लगाएगा, और Q2 Q1 पर बल लगाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज दिमाग में फिक्स कर लेना बेटा, जब भी अगर बात करें दो आवेशों के बीच में अगर साइन नहीं दे रखा हो, चिन्ह नहीं दे रखा हो कि वो प्लस के हैं या माइनस के हैं, तो उन्हें क्या करना है, प्लस का ही कंसिडर करना है। कैसे मानना है बेटा, धनात्मक ही मानना है। अगर दो आवेश अगर आपको दे रखे हैं, उनका अगर चिन्ह आपको नहीं दे रखा है, यानी प्लस माइनस नहीं दे रखा है, तो क्या करोगे, उसको धनात्मक ही मानेंगे। दूसरी बात, जब तक माध्यम नहीं दे रखा है तब तक माध्यम क्या मानेंगे आप, हवा या निर्वात। इसका मतलब वहां के की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, कितना यूज करेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9। क्लियर है यहां तक, ये चीज ध्यान रखना। हाँ बेटा, अब देखिए, तो Q1 और Q2 के मध्य विस्थापन सदिश, Q1 व Q2 के मध्य विस्थापन सदिश वो होगा डेल्टा आर वेक्टर। अब चाहे दूरी हम बात करें यहां से यहां ले लें, तो क्या हो रहा है बेटा, क्या लिखेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। स्टार्टिंग कहां से हो रही है बेटा, Q1 से, कहां जा रही है, Q2 पर, तो सर R2 माइनस R1। ये तो है विस्थापन सदिश, पर हमें तो क्या चाहिए, दूरी। दो बिंदु आवेशों के मध्य क्या चाहिए हमें, दूरी चाहिए। क्या ये सीधी रेखा है, आंसर,
और जब ये हम बात करें सीधी सरल रेखा में विस्थापन का परिमाण ही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। विस्थापन का परिमाण क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तो यहां बात करेंगे दूरी हो जाएगी डेल्टा आर वेक्टर का मोड, यानी चाहे उसको आप R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड लिखो या R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड लिखो, बात बराबर है। परिमाण में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब हम बात करें, हमारे पास हमने कहा क्या Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाएगा? सर बिल्कुल लगाएगा। क्या Q2 आवेश Q1 आवेश पर बल लगाएगा? सर ये भी लगाएगा। दोनों परस्पर एक दूसरे पर बल लगाएंगे ना। तो देखिए कितना बल लगा रहे हैं। तो Q1 आवेश पर किसके कारण? Q2 के कारण लगने वाला बल। Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। तो देखिए इसे हम लिखेंगे F12। F12, 12 का मतलब 1 पर 2 के कारण। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम? 1 पर किसी कारण 2 के कारण। जिस पर लग रहा है उसको पहले मेंशन करते हैं हम, और जिसके कारण लगता है उसको हम बाद में लिखा जाता है। ठीक, तो यहां हो जाएगा F12 बराबर कितना हो जाएगा कि Q1 Q2, ये तो परिमाण हो गया। अब बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? सर डेल्टा आर के मोड का स्क्वायर, दूरी का वर्ग करेंगे हम। अब बात आ रही किसकी? डायरेक्शन, दिशा की। दिशा, ये तो परिमाण आ गया हमारे पास कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो परिमाण हो गया। अब देखिए कौन बल लगा रहा है? सर Q2 लगा रहा है। किस पर लगा रहा है? सर Q1 पर लगा रहा है। तो जिस पर बल लग रहा है, जिस पर बल लग रहा है उसी को देखना है हमें, वो किधर जाएगा। जो लगा रहा है वो किधर उधर जाएगा उससे मतलब नहीं है, वो तो फिक्स मानेंगे हम। जिस पर बल लग रहा है उसको देखेंगे हम। देखिए सिंपल सी बात है, यहां अगर साइन नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे हम? पॉजिटिव। इसको प्लस मानेंगे हम। प्लस प्लस के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। अब ध्यान से देखना बेटा, इस Q1 आवेश पर बात करें, बल किधर क्यों लगेगा? Q2 आवेश क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा या दूर फेंकेगा? ये Q2 जो आवेश है Q1 आवेश को बल के कारण अपनी ओर खींचेगा या दूर फेंकेगा? क्या करेगा? दूर फेंकेगा। ये दूर फेंकने का मतलब हमारे पास इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, यही होगी। अब मुझे बताओ Q1 किधर जाएगा? दूर जाएगा या पास आएगा? सर दूर जाएगा। दूर का मतलब 2 से 1 की ओर जाएगा या 1 से 2 की ओर जाएगा? अरे भाई 2 से 1 की ओर जाएगा या 1 से 2 की ओर जाएगा? सर 2 से 1 की ओर जाएगा। ये 2 से 1 की ओर जाएगा। तो 2 से 1 की ओर जाएगा मतलब डायरेक्शन क्या होगी? R21 कैप, यही होगी। इसके बोल देंगे, सॉरी ये तो हमारे पास दिशा होगी, बल का परिमाण लिखे तो क्या लिखूंगा? F12। ये हो गया 1 पर 2 के कारण लगने वाले बल की दिशा। ऐसे में बात करो Q1 भी तो Q2 पर लगाएगा, Q1 भी तो Q2 पर बल लगाएगा। अब Q2 किधर जाएगा? पास आएगा दूर जाएगा? सर ये भी दूर ही जाएगा। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के हैं, दूर जाएगा। अच्छा ठीक है, दूर जाने का मतलब बात करें किधर की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। तो ये डायरेक्शन किसकी है? F2 पर 1 के कारण की। ठीक, तो पहले ये बताओ मुझे F12 डायरेक्शन क्या लिखोगे? 2 से 1 लिखोगे या 1 से 2 लिखोगे? अरे भाई Q1 जो है Q2 कारण जाएगा, यानी F12 जो डायरेक्शन होगी, दिशा जो होगी 2 से 1 होगी या 1 से 2 होगी? 2 से 1 होगी ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे R21 कैप, 2 से 1 की ओर। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है कूलाम बल का सदिश निरूपण, किस पर? Q1 पर Q2 कारण लगने वाले बल का। अच्छा इसको आगे सोल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम? F12 वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? कि Q1 Q2 अपॉन में, देखिए R21 वेक्टर कैप क्या होगा? सदिश बटे सदिश का परिमाण। R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मोड, डेल्टा आर वेक्टर का मोड तो ऑलरेडी था हमारे पास, उसका भी क्या था? स्क्वायर। यही है। अब देखिए डेल्टा आर को क्या लिखोगे? R2 माइनस R1। ये क्या हो जाएगा? सर R1 माइनस R2। अरे सर R1 माइनस R2 लिखो या R2 माइनस R1 लिखो, बात बराबर है। क्यों? सर परिमाण लगा हुआ है, मोड की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो इसका मतलब हमारे पास है क्या? मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या? F12 वेक्टर इज इक्वल टू जाएगा के Q1
Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब। अरे स्क्वायर तो ये, एक पावर ये, क्यूब हो गया, ये कितना हो जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 समझ में आ गया बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल F21 वेक्टर। तो सेम वही हमारे पास है, परिमाण उतना ही रहेगा हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए बेटा, अब ये किधर जा रहा है, F21 की दिशा किधर होगी, 1 से 2 है या 2 से 1 है। अरे ये जो बल लग रहा है इधर की ओर जो लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, दिशा क्या है, 1 से 2 है या 2 से 1 है। सर उसकी दिशा तो 1 से 2 जा रही है, तो 1 से 2 का मतलब क्या लिखेंगे इसको हम, R12 कैप। ये तो हो गया परिमाण, ये क्या होगी इसकी दिशा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे बेटा हम, F21 वेक्टर क्या होगा बेटा हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन में डेल्टा आर वेक्टर के मोड का क्यूब। क्यूब क्यों, कब, जब मैं इसको R12 वेक्टर लिख दूंगा, बोल सकते हैं मैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, चाहो तो इसको वैसे बोलते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब R12 वेक्टर। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था, हमने क्या, समीकरण नंबर इसको दे दो 3 दे दो, R12 वेक्टर क्या लिख सकते हैं बेटा हम, माइनस R21। R12 वेक्टर क्या लिख सकते हैं बेटा हम, माइनस का R21। ये वैल्यू यहां पुट कर दूं तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन में R2 माइनस R1 के वेक्टर के मोड का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये वैल्यू कहीं देखी हुई लग रही है बेटा। हाँ सर, समीकरण नंबर 2 देखो, ये इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा हम, F21 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का F12 वेक्टर के। तो समीकरण नंबर 2 और 3 तो वो तो व्यक्त करते हैं कूलाम बल के सदिश निरूपण को, और समीकरण नंबर जो 4 है उससे क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण नंबर 4 स्पष्ट हो रहा है कि कूलाम का नियम या कूलाम बल का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। क्या कहता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम की, कि 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल जो है 1 पर 2 कारण लगने वाले बल के बराबर होता है, परंतु दिशा में विपरीत होता है। मतलब Q1 Q2 पर जितना ही बल लगाएगा जितना Q2 Q1 पर लगाएगा। क्लियर है यहां तक, पास में आ गई। ठीक है भाई, Q2 हमारे पास होगा, Q2 पर Q1 कारण उतना ही बल लगेगा जितना Q1 पर Q2 कारण, पर दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। क्लियर, चलो ये था हमारे पास कूलाम बल का सदिश निरूपण। अब हम बात करें कूलाम बल के जो है कुछ सीमाएं बात करें या गुणधर्म बात करें, ये कहां कहां वर्क करता है, कहां कहां तक काम कर सकता है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे हमारे पास, सबसे पहले देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हम, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ठीक है, चलो देखिए गुणधर्म की बात करते हैं, गुणधर्म या सीमाएं बात कर लें, क्या क्या है हमारे पास। पहला नियम, तो देखिए हम बात करते हैं यहां कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए बेटा, बिंदु आवेशों के लिए। यानी कि हम बात करें किसके लिए लागू होता है बेटा, केवल बिंदु आवेशों के लिए। दूसरी बात, बिंदु आवेशों तो लागू होता है, और दूसरी बात हम बात करें
कूलाम बल का जो है हमारे पास है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब सब जगह माध्यम में एक जैसा नहीं है, अलग अलग माध्यम में कूलाम बल का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यानी कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरी बात हम बात करें तो तीसरी बात जैसे हमने बोला कूलाम का नियम, अभी हमने बात की क्या, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। ये तो क्या करता है बेटा, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना। ठीक है, नेक्स्ट, और अभी हमने क्या पढ़ा था कि m प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसका मतलब चौथा हम बात करेंगे व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना। ठीक है, नेक्स्ट पांचों बात करेंगे हमारे पास क्या होगा, व्युत्क्रम वर्ग का नियम हो गया। नेक्स्ट अब बात करें कूलाम बल एक केंद्रीय बल है। क्या है बेटा, केंद्रीय बल। असल बात करें सर केंद्रीय बल किसे कहते हैं, केंद्रीय बल हम बात करें हमारे पास है दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उस बल की क्रिया रेखा उन दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होगी। मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, वो बल हमेशा इस रेखा के अनुदिश ही लगेगा। ये ऐसा नहीं लग सकता, ना इधर जा सकता है, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा। ये किधर जाएगा, इस डॉट डॉट लाइन के अनुदिश ही जाएगा। इसी के अनुदिश क्या होगा, पास आएगा, और इसी के अनुदिश क्या होगा, दूर हटेगा। क्लियर है यहां तक। तो यहां बात करेंगे ये कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। नेक्स्ट, इसकी जो परास होती है, परास वो 10⁻⁻15 से अनंत तक होती है। आज 10⁻15 क्यों, क्योंकि 10⁻15 के बीच में हम बात करें, इससे नीचे कूलाम बल काम नहीं करता। इसके नीचे तो कूलाम बल की जगह क्या करता है, नाभिकीय बल काम करता है। क्लियर है यहां तक, क्या काम करेगा बेटा, नाभिकीय बल काम करेगा। क्लियर, बस में अभी तो इसकी परास कितनी होती है, 10⁻15 से लेकर के अनंत तक होती है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये थे कूलाम बल की गुणधर्म या कूलाम बल की सीमाएं। ठीक है, ये था हमारे पास है कूलाम बल का नियम। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कूलाम बल पर या कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। पहले इजी करेंगे, उसके बाद हम थोड़े हाई लेवल की भी करेंगे। जो IIT है और जो NEET है हमारे पास है या PMT में आने वाले क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करेंगे हम। ठीक है, बट बशर्ते बेटा ये है कि आज इसको आप रिवाइज करें, कल की क्लास में जब हम बैठे तो याद रहे बेटा हमारे पास ये वाला टॉपिक हमें क्या होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। क्लियर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।